कहानी है गुजरात के एक छोटे से गांव की, जहां के लोग खेती करना पसंद करते थे और जिन्हें खेती नहीं आती थी वे गांव में अपनी अपनी दुकानें लगाकर कुछ न कुछ बेचते थे। उसी गांव में बहादुर नाम का एक आदमी था जो अपनी पत्नी के साथ रहता था। बहादुर की एक छोटी सी खेती भी थी जहां वो सब्जियां उगाता था और उन्हीं सब्जियों को बेचकर अपना घर चलाता था। एक समय की बात है जब अंधेरी रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और जोर की बारिश होने लगी। बिजलियां कड़कने लगी। लोग अपने अपने घरों में सहमे बैठे हुए थे और हाथ जोड़कर भगवान से दुआ कर रहे थे कि बारिश जल्द ही रुक जाए, वरना सबकी खेती बर्बाद हो जाएगी। 2 दिन बीत जाते हैं और लगातार बारिश होने के बाद गांव में सूरज की रोशनी निकलती है। लोग अपनी अपनी खेती देखने जाते हैं और खेत देखकर मायूस हो जाते हैं। सबकी खेती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। बहादुर उदास मन से घर आ जाता है। अब हम क्या करेंगे गीता? हमारी तो पूरी फसल खराब हो चुकी है। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? ये तो मैं नहीं बता सकती। हमने इतनी मेहनत से खेती की थी, पर सिर्फ 2 ही दिनों में सारी खेती बर्बाद हो गई। अब अगर घर चलाना है तो तुम्हें खेती के अलावा कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। गीता, तुम्हें तो पता है कि सालों से हम खेती ही करते आ रहे हैं। मुझे दूसरा कोई काम नहीं आता। अगर नहीं आता तो दूसरा काम सीख लो, क्योंकि सिर्फ खेती के भरोसे अगर हम रहेंगे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि गांव में जाओ और देखो, किसी न किसी के पास कोई तो काम होगा। ठीक है गीता, फिर मैं गांव में जाकर देखता हूँ कि किसी के पास कोई काम है जो मेरे लायक हो और जिसमें पैसे भी अच्छे हों। इतना कहकर बहादुर काम की तलाश में निकल जाता है और एक सेठ के यहाँ आता है जहाँ लोग बोरी उठाने का काम करते थे। तभी बहादुर सेठ से कहता है, सेठ जी, आपके यहाँ इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, क्या मुझे भी यहाँ कुछ काम मिल सकता है? काम तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम मुझे पहले बताओ कि तुमने कितनी पढ़ाई की है, उसी हिसाब से मैं तुम्हें काम दूंगा। सेठ जी, मैंने तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है। मैं तो स्कूल कभी गया ही नहीं। वाह, ये तो कभी स्कूल ही नहीं गया। इसका मतलब इसे मैं बेवकूफ बना सकता हूँ और यहाँ दिन रात मेहनत करवाकर खूब पैसे कमा सकता हूँ। ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुमने पढ़ाई नहीं की है इसलिए मैं तुम्हें कोई अच्छा काम तो नहीं दे सकता। तुम जो मेरे पीछे बोरियां देख रहे हो, तुम्हें उन्हें उठाकर लोगों के घर पहुंचाना होगा। हर बोरी के लिए मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। सेठ जी, एक बोरी के सिर्फ 10 रुपए? ऐसे तो मैं कुछ कमाई कर नहीं पाऊंगा और दिन रात मेहनत ही करता रह जाऊंगा। देखो भाई, तुम पढ़े लिखे हो नहीं तो मैं तुम्हें यही काम दे सकता हूँ। करना है तो करो, वरना यहाँ से चलते बनो। मेरा समय मत खराब करो। ठीक है सेठ, जाने दीजिए, मैं कोई और काम ढूंढ लूंगा। ये गधा मजदूरी मुझसे नहीं होगी। तभी बहादुर सेठ का काम ठुकराकर वहाँ से चला जाता है। तभी वो एक ढाबे पर आता है जहाँ लोग चूल्हे पर खाना बना रहे होते हैं। वो ढाबे पर जाता है और कहता है, मालिक, क्या मुझे आपके ढाबे पर कुछ काम मिल सकता है? बर्तन धोने का, झाड़ू मारने का, पोछा लगाने का, मैं सारे प्रकार के काम कर सकता हूँ। नहीं दोस्त, मेरे यहाँ तो काम नहीं है। ये सब काम करने के लिए तो मैंने पहले से ही नौकर रखे हैं। मालिक, थोड़ा देख लीजिए ना कुछ तो काम होगा मेरे लिए। नहीं दोस्त, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख पाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें काम पर रख भी लिया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ चूल्हे पर खाना बनता है और लकड़ियाँ इतनी महंगी हैं कि उन्हें खरीदते खरीदते मेरी हालत खराब हो जाती है। अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मैं तो जंगल से लकड़ियाँ मुफ्त में काट सकता हूँ और यहाँ आकर ढाबे वाले के थोड़े सस्ते में बेच देता हूँ। इससे तो मेरा अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। ठीक है मालिक, मैं यहाँ से जाता हूँ। आज आपने मेरी एक बहुत बड़ी मदद कर दी है, इसलिए मैं भी आपकी एक दिक्कत जरूर खत्म करूंगा। आप मेरा इंतजार कीजिए। इतना कहकर बहादुर वहाँ से चला जाता है और एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुँच जाता है। फिर वो कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटना शुरू कर देता है। कई घंटों तक काम करने के बाद बहादुर अच्छी खासी लकड़ियाँ जमा कर लेता है और सारी लकड़ियाँ लेकर वो फिर उसी ढाबे पर जाता है जहाँ चूल्हे पर खाना बनता है। मालिक, मैंने कहा था ना कि मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा और आपकी सारी दिक्कतें खत्म कर दूंगा। ये लीजिए, मैं ढेर सारी लकड़ियां लाया हूँ। आप जिस भाव में लकड़ी खरीदते हैं मुझे उसका 80% ही दे दीजिए और लकड़ियां ले लीजिए। क्या बात कर रहे हो तुम? क्या तुम मुझे इतनी सस्ती लकड़ियाँ बेचने वाले हो? हाँ मालिक, मैं आपको इतनी ही सस्ती लकड़ियाँ बेचने आया हूँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ही आपको लकड़ियाँ लाकर दूंगा और आपको महंगी लकड़ियाँ नहीं खरीदनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मेरे पास जो पैसे नहीं बचते थे वे भी बचना शुरू हो जाएंगे। ये लो तुम्हारे पैसे। ढाबे का मालिक उसे पैसे दे देता है और बहादुर पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन की बात है जब बहादुर जंगल में लकड़ी काट रहा होता है
और लकड़ी काट कर जा रहा होता है। तभी उसे वन विभाग के पुलिस अधिकारी मिलते हैं और वे बहादुर से कहते हैं, सुनो भाई, तुम लकड़ी क्यों काट कर लेकर जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी हैं? सर जी, मैं तो ये अपने घर के काम के लिए लेकर जा रहा था। मैं यही लकड़ी बेचकर ही अपना घर चला रहा हूँ। देखो, हमें ये नहीं जानना कि तुम ये लकड़ी कहाँ लेकर जा रहे हो और किस काम से लेकर जा रहे हो। हम तुम्हें बस इतना समझा रहे हैं कि लकड़ियाँ काटना बंद कर दो। जंगल तुम्हारे पापा का नहीं है, तुम अपने फायदे के लिए जंगल को बर्बाद नहीं कर सकते। पर सर जी, इसके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। यही एक सहारा है जिसकी वजह से मेरे घर में खाना आ रहा है। तू खाने की चिंता कर रहा है, ये नहीं सोच रहा कि यही सहारा है जिसकी वजह से आज तू जिंदा है और सांस ले पा रहा है। चल जा यहाँ से और कल से दिखाई मत देना। तभी बहादुर वहाँ से चला जाता है और लकड़ियाँ ढाबे वाले को बेचकर घर पहुँच जाता है। घर पहुँचता है तो उसकी बीवी उससे कहती है, क्या हुआ, तुम आज इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या कुछ बुरा हुआ है? तुम्हें तो पता है, मैंने अभी अभी एक काम शुरू किया था जिसपे मैं जंगल की लकड़ियाँ काट काट कर ढाबे वाले को बेच रहा था। हाँ, मुझे पता है। क्यों, क्या हुआ? क्या कुछ दिक्कत हो गई है? हाँ, आज जब मैं वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लेकर आ रहा था तभी मुझे कुछ पुलिस वाले दिखे, जिन्होंने मुझे कहा कि यहाँ से लकड़ियाँ मत काटना वरना मुझे खूब मारेंगे और जेल में भी डाल देंगे। उन्होंने कहा कि लकड़ियाँ काटना बुरी बात है। वैसे बात तो पुलिस वालों की भी सही है, हमें लकड़ियाँ तो नहीं काटनी चाहिए। तो अब हम क्या करें? अब घर में हमारे पैसे कैसे आएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ, गाँव में इधर उधर भटकता हूँ, देखता हूँ क्या कोई काम मिलता है। तभी बहादुर घर से बाहर एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। वहाँ से एक बूढ़ा आदमी जाता है और बहादुर का उदास चेहरा देखकर उसके पास आता है और कहता है, क्या बात है लड़के, इतनी सड़ी हुई शक्ल बनाकर यहाँ क्यों बैठा है? बता क्या दिक्कत हो गई, मैं तेरी दिक्कत खत्म करता हूँ। चाचा जी, आप मेरी दिक्कत नहीं समझ पाएंगे। मेरी दिक्कत बहुत बड़ी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं, इसलिए मैं उदास होकर बैठा हूं। बेटा, ये बाल यूं ही धूप में नहीं सफेद हुए हैं। अगर मैं सुना दूं अपनी जवानी के किस्से तो तुम जैसे रोने लग जाओगे। बता मुझे क्या हुआ, मैं तेरी दिक्कत खत्म करता हूँ। चाचा जी, आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपको बता ही देता हूँ। असल में मैं खेती करता था तो बारिश से मेरी खेती खराब हो गई। उसके बाद मैंने जंगल से लकड़ी काट कर बेचना शुरू किया तो पुलिस वालों ने मना कर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा काम शुरू करूँ। काम ढूंढने के लिए इतना कौन रोता है? बेटे एक काम कर, क्या तुम्हें मटन बनाना आता है? अगर आता है तो मटन चावल बेच। एक ठेला उधार ले और मटन चावल लगाकर बेचना शुरू कर। चाचा जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया। मुझे तो मटन चावल बनाना बहुत अच्छे से आता है। शुक्रिया चाचा जी, आपने तो मेरी दिक्कत ही खत्म कर दी। अगले दिन बहादुर एक ठेला भाड़े पर लेकर मटन चावल बनाना शुरू कर देता है। मटन चावल की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है और उस खुशबू से गांव के कई लोग खिंचे चले आते हैं। क्या बेच रहे हो बहादुर भाई? इतनी अच्छी खुशबू तो हमारे घर के खाने से भी नहीं आती। अब खाना बनाने की कला सबके हाथों में तो नहीं होती। मेरे हाथों में कला है मटन बनाने की। मैं इतना स्वादिष्ट मटन बनाता हूँ कि खाते ही आदमी झूम उठता है। बोलो तो एक प्लेट लगा दूं? जरूर जरूर बहादुर भाई, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि हम तो खुद को रोक ही नहीं सकते। लाओ हमें एक एक प्लेट लगा दो। तभी बहादुर दोनों को मटन चावल दे देता है। दोनों लोग मटन चावल खाते हैं और खाने के बाद कहते हैं, वाह वाह बहादुर भाई, मटन चावल बनाया है या अमृत बनाया है तुमने? इतना अच्छा मटन चावल तो मेरी बीवी कभी बना ही नहीं सकती। लाओ एक काम करो, एक प्लेट पार्सल भी कर दो। आज अपनी बीवी को खिलाकर दिखाता हूँ कि खाना कैसे बनता है। जरूर जरूर, अभी देता हूँ। तभी दोनों लोग मटन चावल पार्सल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ बहादुर का धंधा खूब अच्छा चल रहा होता है और दूसरी तरफ बिहारी का ढाबा था, जहाँ आज बहुत कम लोग आ रहे थे। वो इसी सोच में पड़ा था। जब से ये नया ठेला खुला है मेरा ढाबा चलना ही बंद हो गया है। पता नहीं मेरी किस्मत ही खराब है क्या कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हर बार मुझे अपने फॉर्म में आना पड़ता है। अब फिर मुझे किसी की पुंगी बजानी पड़ेगी। बिहारी ये सोच रहा था, तभी वहाँ से एक आदमी जा रहा होता है और गलती से गिर जाता है। ये देखकर बिहारी कहता है, ओ भाई ओ, आंखों में रोशनी नहीं है क्या तुम्हारे? दिखता नहीं है क्या तुम्हें? मेरे ढाबे के सामने मत गिरो। क्यों भाई, मैं गिर गया तो तुम्हें क्या दिक्कत हो गई? भला ऐसी छोटी मोटी चीज तो पूरी दुनिया में होती रहती है। तो पूरी दुनिया छोड़कर तुम्हें मेरा ही ढाबा मिला गिरने को। अभी तुम यहाँ गिर गए और गलती से चल बसे तो किसके ढाबे का नाम खराब होगा? मेरे ढाबे का। सब कहेंगे कि बिहारी का ढाबा पनौती है, लोगों को चोट पहुँचाता है। अगली बार इस रास्ते से आना जाना मत, नहीं माना तो तुम्हारी पुंगी बजा दूंगा। बिहारी भाई, अपना मुंह बंद रखो। सुबह सुबह घर में बीवी कचकच करती है और यहाँ तुम कचकच कर रहे हो। मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो तुम्हारी बैंड बजा दूंगा।
इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। बहादुर का धंधा अच्छे से चल रहा होता है। एक दिन जब वो अपना ठेला लगाने जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि रास्ते में कुछ लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं। बहादुर उनके पास जाता है और उनकी बातें सुनता है। सुना है भाई, अब तो सिलेंडर मिलना बंद हो गया है। अब जो लोग सिलेंडर से होटल, ढाबा या ठेला चलाते थे, उन्हें तो एक भी सिलेंडर नहीं मिलेगा। अभी अभी सरकार ने ऐसा नया नियम निकाला है। हाँ, सुना तो मैंने भी है, इसलिए तो मैं अभी गांव जा रहा हूँ। मेरा ढाबा तो बंद हो गया। अब सोच रहा हूँ गांव जाकर खेती बाड़ी में ध्यान दूं। जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं वापस आ जाऊंगा। सुनो तुम लोग, ये तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो कि सिलेंडर नहीं मिलेगा? लगता है तुम्हें पता नहीं, सरकार ने कहा है कि भारत में सिलेंडर की कमी हो गई है, इसीलिए अब घर में सिर्फ एक ही सिलेंडर रहेगा और जो लोग सिलेंडर से धंधा चलाते थे उन्हें सिलेंडर नहीं मिलेगा। पर मेरा भी तो चूल्हा सिलेंडर से ही चल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरा तो पूरा ठेला बंद हो जाएगा। ये सब कुछ की चिंता सरकार नहीं करेगी। मैं तो कहता हूँ तुम भी जाओ, खेती बाड़ी सीखो और उसमें ध्यान दो। हम चलते हैं अब। तभी सब वहाँ से चले जाते हैं। अब बहादुर उदास मन से खड़ा हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। तभी वो मंदिर जाता है और मंदिर के बाहर खड़े होकर भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगता है, हे भगवान जी, सारी मुसीबतें सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं? मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है। पहले मेरी खेती बर्बाद हो गई, उसके बाद मेरा लकड़ी वाला धंधा खराब हो गया। अब जब मैंने मटन बेचना शुरू किया तो सिलेंडर बंद हो गया। अब क्या चाहते हो कि मेरे साथ और कितना बुरा हो? इतना कहकर बहादुर वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी रास्ते में गिरा हुआ होता है। वो बूढ़े आदमी को उठाता है, उन्हें पानी देता है और उनकी मदद करता है। बेटा धन्यवाद, आज तूने मेरी मदद की है। भगवान ये सब देखता है। देखना, बहुत ही जल्द तेरी भी किस्मत में खुशी का पिटारा खुलेगा। आज जितने दुख दर्द से तू गुजर रहा है वो सब ठीक हो जाएगा। ये मेरी दुआ है। चाचा जी, मैंने ये सब आपकी दुआ लेने के लिए नहीं किया। मुझे बस लगा कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपकी मदद कर दी। अगर आपकी बात सही होती है तो मेरी बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। अभी मैं जाता हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तभी बहादुर जा रहा होता है। तभी उसे पीछे से ढाबे वाला मालिक आवाज देता है, अरे ओ बहादुर, इधर आओ इधर आओ। बड़े दिनों बाद दिखे हो, बिना बात किए जाओगे क्या? क्या बात करूं मालिक तुमसे? तुम्हें तो पता ही होगा कि अब सिलेंडर बंद हो गया। मैंने अभी अभी मटन का धंधा खोला था। एक ही दिन हुआ कि अगले दिन खबर आ रही है कि सरकार सिलेंडर नहीं देगी और मेरा मटन का धंधा भी बंद हो गया। हाँ, सुना तो मैंने भी है, पर सिलेंडर से मुझे क्या लेना देना? मैं तो चूल्हे पे बनाता हूँ। मेरा ढाबा तो एकदम मस्त चल रहा है। मैं तो कहता हूँ तुम भी चूल्हा इस्तेमाल करो, लकड़ियाँ सस्ती मिल जाती हैं। सिलेंडर ना सही, लकड़ियों से ही चूल्हे पर खाना बनाकर लोगों को खिलाओ। बात तो तुम सही कह रहे हो मालिक, मेरे दिमाग में तो यह आइडिया आया ही नहीं। अब मैं यही करता हूँ, सिलेंडर की जगह चूल्हे पर बनाना शुरू करता हूँ और लोगों को चूल्हे का मटन खिलाता हूँ। अगले दिन बहादुर चूल्हे पर मटन बनाना शुरू कर देता है और ये देखकर गांव का एक आदमी वहां आता है और बहादुर से कहता है, क्या हुआ बहादुर भाई, आज तुमने ठेला नहीं लगाया? आज चूल्हे पर मटन बनाने का ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? क्या बताऊं दोस्त, तुम्हें तो पता ही है कि सिलेंडर की कितनी कमी चल रही है। इसीलिए अपना धंधा चालू रखने के लिए मैंने चूल्हे पर बनाना शुरू कर दिया। अब सिलेंडर तो हमें मिलने से रहा। हाँ, बात तो तुम्हारी भी सही है। मुझे तो लगा अब गांव में मटन चिकन खाना मुश्किल हो जाएगा, पर चलो तुमने कोई जुगाड़ तो निकाला मटन खिलाने का। लाओ लगा दो एक प्लेट मटन चावल। तभी बहादुर उसे मटन चावल दे देता है। वो आदमी मटन चावल मजे से खाता है और देखते ही देखते और भी लोग वहाँ मटन चावल खाने आ जाते हैं। बहादुर का धंधा खूब अच्छे से चल रहा था। दूसरी तरफ सिलेंडर ना मिलने की वजह से बिहारी का ढाबा पूरी तरह से बंद हो गया था। बिहारी के दिमाग में चूल्हे का आइडिया ही नहीं आ रहा था। तभी वो भी बहादुर के यहाँ मटन खाने जाता है। आओ बिहारी भाई आओ, बताओ कैसे आना हुआ? तुम्हारा ढाबा तो सही से चल रहा है ना? नहीं, मेरा ढाबा तभी से चल नहीं रहा जब से सिलेंडर बंद हुआ है। मेरा ढाबा ही बंद हो गया है और चूल्हे पर खाना बनाना मुझे आता नहीं, इसलिए सोचा जरा तुमसे हालचाल पूछ लूं। तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि बड़ा मस्त धंधा चल रहा है। इसी बात पर मुझे भी मटन खिला दो। तभी बहादुर उसे मटन दे देता है। बिहारी मटन खाता है और मटन खाने के बाद कहता है, छी छी छी, इतना गंदा मटन चावल तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। किसने सिखाया तुझे इतना गंदा मटन चावल बनाना? क्या बात कर रहे हो ये बिहारी भाई? सब लोग तो मेरे मटन चावल की सुबह से तारीफ कर रहे हैं और तुम हो कि मेरे मटन चावल की बुराई कर रहे हो। बहादुर, तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो। ये आदमी ऐसा ही है,
दूसरों की कामयाबी इससे हजम नहीं होती, इसीलिए लोगों को परेशान करने के लिए निकल जाता है। तुम्हें भी परेशान करने ही आया है। तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? जब मैं बात करता हूँ तो मेरे बीच में कोई बोलता है तो मुझे पसंद नहीं। ये सब दादागिरी बिहारी तुम अपने यहाँ दिखाना, यहाँ पर नहीं चलेगी, समझे ना? ठीक है, मैं तो समझ गया। अभी के लिए मैं जाता हूँ। कभी मेरे ढाबे पे दिखना तो तुम्हें भी अच्छे से समझा दूंगा कि बिहारी क्या चीज है। इतना कहकर बिहारी वहाँ से चला जाता है और बदला लेने के लिए गांव की सारी लकड़ियाँ खरीद लेता है और उन्हें अपने पास रखकर महंगे दामों में बेचना शुरू कर देता है। बिहारी को पता था कि अब सबको लकड़ियों की ज्यादा जरूरत है। अगले दिन बहादुर भी लकड़ियाँ लेने निकलता है तो उसे कहीं लकड़ी नहीं मिलती। तभी उसे एक आदमी मिलता है और बहादुर उससे कहता है, दोस्त, तुम्हें पता है क्या कि हमें लकड़ियाँ कहाँ मिल सकती हैं? सुबह से मैं कई दुकानों पर घूम चुका हूँ, पर वे लोग कह रहे हैं कि उनके यहाँ लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हो गया। लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। तुम बिहारी को तो जानते हो, उसने गांव की सारी लकड़ियाँ खरीद ली हैं और अब वो सारी लकड़ियाँ महंगे दामों में बेच रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? मतलब हमें लकड़ियाँ खरीदने के लिए बिहारी के पास जाना पड़ेगा, वो भी महंगे में? हाँ, गांव वाले तो यही कह रहे हैं कि वो महंगे दामों में बेच रहा है। मैंने अभी अपने आप से कुछ देखा नहीं है, इसलिए तुम ऐसा करो, तुम खुद बिहारी के यहाँ जाओ और देखो क्या माजरा है। ठीक है, फिर मैं अभी जाकर देखता हूँ कि क्या चल रहा है। तभी बहादुर बिहारी के ढाबे पर आता है, जहाँ अब उसने मटन की जगह लकड़ियाँ बेचना शुरू कर दिया था। बिहारी भाई, क्या तुम मुझे 1-2 दर्जन लकड़ियाँ दे सकते हो? तुम्हें तो पता है मैं चूल्हे पर मटन बनाता हूँ, इसलिए मुझे लकड़ियों की बहुत जरूरत है। हाँ जरूर जरूर, भला मैं तुम्हें लकड़ियाँ ना दूं तो किसे दूं? तुम तो मेरे बहुत खास और प्यारे आदमी हो, तुम्हारी मदद तो मैं अवश्य करूंगा। मात्र 400 रुपए दर्जन है। क्या बात कर रहे हो बिहारी, इतना महंगा तो काजू कतली भी नहीं आता और तुम ये सूखी लकड़ियाँ 400 रुपए दर्जन दे रहे हो? ये तो बहुत महंगा है बिहारी। महंगा तो है, पर लेना है तो लो, वरना चलते बनो, क्योंकि व्यापार में मैं कोई भी रिश्तेदारी नहीं देखता। व्यापार का मतलब सिर्फ व्यापार और फायदा देखा जाता है। ठीक है बिहारी, मैं तो यहाँ से जाता हूँ। इतनी महंगी लकड़ियाँ खरीदना मेरे बस की बात नहीं है। बहादुर वहाँ से घर चला जाता है और घर जाकर मन ही मन भगवान से कहने लगता है, भगवान, आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब कुछ मेरे साथ अच्छा होता है तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। जब मैं खुश होता हूँ तो थोड़ी देर बाद फिर से दुखी हो जाता हूँ। आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है। बहादुर जी, क्या हुआ? आप इतनी गहरी सोच में क्या सोच रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं? मुझे बहादुर बोलना बंद कर दो। मेरा तो सिर्फ नाम ही बहादुर रह गया है। अंदर से मैं टूटता जा रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। जब मेरे साथ कुछ अच्छा होता है तो थोड़ी देर बाद कुछ बुरा हो जाता है। पता नहीं भगवान क्या करना चाहते हैं। अब क्या हुआ तुम्हें? अभी तो तुमने सिलेंडर की दिक्कत खत्म करके चूल्हे पर खाना बनाना शुरू किया था ना, अब क्यों रो रहे हो? चूल्हे पर खाना बनाने के लिए हमें लकड़ियाँ लगती हैं, लेकिन गांव में बिहारी नाम का एक आदमी है जिसने सारी लकड़ियाँ खरीद ली हैं और अब वो सारी लकड़ियों को 200 गुना ज़्यादा भाव में बेच रहा है। इतनी महंगी लकड़ियाँ मैं कैसे खरीदूँ? हे भगवान, तुम्हारी किस्मत तो सच में खराब है। अब तुम क्या करोगे फिर? अब मैंने बहुत अच्छे काम कर लिए। अब मैं बस बिहारी का नुकसान करना चाहता हूँ। उसे बस पैसों की लालच है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। आज रात मैं उसकी सारी लकड़ियाँ चोरी करके पूरे गांव में बांट दूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि लकड़ियाँ किसने चोरी की और सबको लकड़ियाँ भी मिल जाएंगी। तभी रात हो जाती है। रात होते ही बहादुर बिहारी के ढाबे पर लकड़ी चोरी करने जाता है। तभी रास्ते में उसे बिहारी मिल जाता है। क्या बात है बहादुर, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अपनी बहादुरी का परिचय देने जा रहे हो क्या भूतों के साथ? अरे नहीं बिहारी भाई, मैं तो यूं ही खाना खाकर टहलने जा रहा था। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। तभी बहादुर और बिहारी दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बहादुर ढाबे पर आता है और सारी लकड़ियाँ चोरी कर लेता है। अगले दिन सुबह सुबह सारे घरों के सामने लकड़ियों का एक एक गुच्छा रखा हुआ था। सभी लोग बहुत पूछते हैं, लेकिन बिहारी अपने ढाबे पर एक भी लकड़ी नहीं देखता तो वो बहुत ही गुस्से में हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये सब बहादुर ने किया है, क्योंकि कल रात उसने बहादुर को देखा था। बिहारी तुरंत पुलिस को फोन लगाता है और पुलिस वालों को सारी बात बता देता है। पुलिस वाला बहादुर के घर पहुंच जाता है और बहादुर से कहता है, क्या तुम ही बहादुर हो? हमें तुम्हारे खिलाफ एक शिकायत मिली है कि तुमने रातों रात एक ढाबे से ढेर सारी लकड़ियां चोरी करके गांव वालों को मुफ्त में बांट दी और भारी नुकसान करवा दिया। सर जी, आपको ये खबर किसने दी? ये खबर झूठी भी तो हो सकती है। हमें ये खबर उसी ने दी है जिसके ढाबे से चोरी हुई है। उसने कल रात तुम्हें वहाँ घूमते हुए देखा था।
अगर तुमने चोरी की है तो अपने मुंह से अभी सच बता दो, तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी, वरना हम तुम्हारी सजा बढ़ा देंगे। हाँ सर जी, मैंने ही चोरी की है। गांव वालों को लकड़ियों की जरूरत थी, इसलिए मैंने चोरी कर ली। आप चाहें तो मुझे अभी जेल ले जा सकते हैं। वैसे ही मेरी किस्मत खराब है, जब जब मैं किसी का अच्छा करता हूँ तो मेरे साथ बुरा ही होता है। अब रोना बंद करो और मेरे साथ जेल चलो। पुलिस वाला बहादुर को जेल में लेकर जाता है और उसे जेल में बंद कर देता है। कुछ समय बाद पुलिस वाला जेल में आता है और बहादुर से कहता है, सुनो, तुम्हारी जमानत हो चुकी है, तुम अभी अपने घर जा सकते हो। जिसने शिकायत की थी उसने अपनी शिकायत वापस ले ली है। सर जी, ये कैसे हो सकता है? शिकायत भी तो उसी ने की थी ना। उसका तो मेरी वजह से बहुत नुकसान हुआ था। देखो, ये सब मामला हम नहीं जानते, हम तो बस कानून के हिसाब से चलते हैं। तुम अभी अपने घर जाओ और अपनी बीवी से पूछो कि क्या हुआ है। अब बहादुर घर जाता है और अपनी बीवी से बात करता है। गीता, ऐसा क्या हुआ जब मैं जेल में गया था कि पुलिस वाले ने मुझे छोड़ दिया? वो सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल था। जब गांव वालों ने सुना कि तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले गई है क्योंकि तुमने उनकी मदद की, इसीलिए उन्होंने बिहारी के पास जाकर उसके सारे पैसे लौटा दिए जितने का उसे नुकसान हुआ था, और साथ ही बिहारी से कहा कि वो शिकायत वापस ले ले। अच्छा, ऐसी बात है। तभी मैं सोचूं कि पुलिस वाले ने मुझे क्यों छोड़ दिया। मतलब अच्छे कर्मों का फल मिलता तो जरूर है। हाँ, और बस इतना ही नहीं, हमारी सारी खेती भी उन्होंने ठीक करने का वादा किया है, और साथ ही सिलेंडर की भी दिक्कत हमें नहीं होने देंगे। वे पूरी तरह से हमारी मदद करने को तैयार हैं। ये सब सुनकर तो मेरी आंखें ही भर आईं। मेरी जितनी भी सारी दिक्कतें थीं वो सब खत्म हो गईं, क्योंकि मैंने उनके बारे में अच्छा सोचा। मतलब अच्छा सोचने पर हमारे साथ भी अच्छा ही होता है, भले ही अच्छा होने में समय क्यों न लगे।